नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन करना होगा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मनुष्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला है। अर्थात मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोग करके एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार करके वातावरण के साथ अपने संबंध पूर्व की अपेक्षा वर्तमान समय में उनको एक अलग आयाम दिया है। जैसा कि प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता था, मतलब प्राचीन काल में जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था उस समय मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था। अर्थात वह प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता था, वह प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन धीरे धीरे वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर अब प्रकृति को ही प्रभावित करने लगा। प्रारंभ में मनुष्य का प्रमुख कार्य केवल भोजन का संग्रहण करना, शिकार करना, पशुपालन करना, सीमित मात्रा में कृषि कार्य करना ही था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उसके हिसाब से ही मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगी, जैसे शिक्षा की प्राप्ति, मनोरंजन के साधन, सरकार बनाना, धर्म विभिन्न प्रकार के अपनाना, संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य का पहनावा, वस्त्र, आभूषण, कपड़े इत्यादि आदि का जन्म हुआ मनुष्य की उच्च आवश्यकताओं के कारण। तो इस प्रकार मनुष्य ने अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके अन्य सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया। अर्थात प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके सांस्कृतिक तत्वों का जन्म दिया। अर्थात जो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि, या जंगलों के रूप में लकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियाँ, तो इनका उपयोग करके मनुष्य ने सांस्कृतिक तत्वों जैसे लोहे का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया, सोने का आभूषण, चांदी के आभूषण, इसी प्रकार से इमारती लकड़ियों को काट कर भवन निर्माण किया, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल इत्यादि जो सांस्कृतिक या मनुष्य के उपयोग में आने वाली चीज़ों को मनुष्य ने बनाया। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर या उनका उपयोग करके मनुष्य ने सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया। इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं। अर्थात मनुष्य ने प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का उपयोग करके अपने उपयोग की जो वस्तुओं का निर्माण किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर उनको मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं, जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया। विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया, लेकिन सभी भूगोलवेताओं के विभाजन के आधार पर
सामान्यतः मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है: भौतिक या प्राकृतिक तथ्य, सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य। भौतिक एवं प्राकृतिक तथ्य प्रकृति द्वारा, सांस्कृतिक एवं मानवीय तथ्य जिनका प्रयोग मानव ने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके किया है। साधारणतः प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि कारक आते हैं प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत। इसके विपरीत मानवीय तथ्यों के अंतर्गत मानव से संबंधित विभिन्न प्रकार के वस्तुएं या कारक जैसे जनसंख्या, मानव की बस्तियां, परिवहन मार्ग, कला, साहित्य, शिक्षा, सरकार, धर्म, आचार विचार आदि मानवीय तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य ने अपने लिए किया है। तो आज हम जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन ब्रुन्स एक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया था, जिसमें से सबसे पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर। सभ्यता के विकास के विभिन्न तथ्यों को ब्रुन्स महोदय ने उप विभागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें से पहला है प्रमुख आवश्यकताएं। प्रमुख आवश्यकताएं के अंतर्गत भोजन, वस्त्र और आश्रय को शामिल किया है, जो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा दूसरा है भूमि का शोषण। तो जीन ब्रुन्स महोदय ने भूमि का शोषण के अंतर्गत पशुपालन, कृषि कार्य, खनन तथा औद्योगिकीकरण को शामिल किया है। इसके अलावा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्यों की आत्मनिर्भरता, सहकारिता, श्रम विभाजन तथा नागरिक व्यवस्था को शामिल किया है। और आखिर में राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जीन महोदय ने राजनीतिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्यों को शामिल किया है। इसके अलावा दूसरा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रुन्स महोदय ने इनको तीन प्रमुख छोटे उपविभागों में विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, दूसरा है वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय, और तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। तो इस प्रकार से जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए प्रमुख रूप से दो आधारों पर बल दिया है, जिसमें सबसे पहला है सभ्यता के विकास के आधार पर, दूसरा है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अतः जीन ब्रुन्स महोदय ने इन दो प्रमुख आधारों पर मानव भूगोल के तथ्यों को तीन प्रमुख तथा 6 उपविभागों में विभाजित किया है। जो तीन प्रमुख भाग हैं उनका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, अर्थात ऐसा धरातल या ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता या जिससे उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान और सड़क मार्गों को सम्मिलित किया है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवास स्थलों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सड़कों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत जीन ब्रुन्स महोदय ने पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों को शामिल किया है। पक्की सड़कें जो नेशनल हाईवे होते हैं या स्टेट हाईवे होते हैं, कच्ची सड़कें जो गांव या ढाणियों की होती हैं। तो इसका यहाँ पर अर्थ यही है कि जब हम मकान और सड़क का निर्माण करते हैं
किसी भूमि पर, तो उस भूमि पर हम कृषि कार्य नहीं कर सकते और वह कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी होती है, अर्थात वहाँ की मिट्टी अनुत्पादक होती है। सामान्य भाषा में देखा जाए तो हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत से लोग अपने घर मैदानी भागों में या खेतों में बनाते हैं। खेत जहाँ पर पहले कृषि कार्य करते थे, अब वहाँ पर मकान बना दिया, तो अब उसमें कृषि का कार्य हम नहीं कर सकते। इस कारण से वह खेत अब उत्पादक की दृष्टि से अब अनुत्पादक है, अर्थात वहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से सड़क मार्ग होता है, तो जब सड़क बनाई जाती है तो वह भूमि भी कैसी हो जाती है, कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी हो जाती है। तो इस प्रकार से जिन स्थानों पर भवन एवं सड़क निर्माण होता है तो वहाँ की भूमि या मिट्टी कृषि कार्य की दृष्टि से अनुत्पादक या उत्पादक होती है। दूसरा है वनस्पति जगत एवं जंतु जगत पर मानव की विजय। जीन ब्रंस महोदय ने इसके अंतर्गत कृषि तथा पशुपालन 2 उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणीय कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में जैसे हम लोग सीढ़ीदार कृषि करते हैं, घास युक्त मैदानों में कृषि यंत्रों द्वारा व्यापक क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके अलावा मानसूनी जलवायु प्रदेश में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। कहने का यहाँ पर अर्थ यही है कि मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार और स्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अपने हिसाब से कृषि कार्य किया है, जैसे सीढ़ीदार कृषि, गहन कृषि, कृषि यंत्रों से कृषि। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पशु पालता है, अर्थात मनुष्य को जिस क्षेत्र में जिस पशु की आवश्यकता होती है वो उसी को पालता है। जैसे रेगिस्तानी भागों में मनुष्य ऊँट को पालता है, तो आपने देखा होगा कि ऊँट कहाँ पर पालते हैं लोग, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। मैदानी भागों में कोई ऊँट नहीं पालता, पहाड़ी भागों में कोई ऊँट नहीं पालता। इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर कुत्ते जो एस्किमो जनजाति की स्लेज नामक गाड़ी को खींचते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग रेंडियर कुत्ते पालते हैं। रेंडियर कुत्ते और कोई लोग नहीं पालते, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा। इसी प्रकार से जो कृषि क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग भैंस पालते हैं। घास युक्त मैदानों में भेड़, बकरी एवं गाय आदि पशु पालते हैं डेयरी उद्योग के लिए। तो मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पशुओं का पालन किया है। तो इस प्रकार मनुष्य ने जंतु जगत एवं वनस्पति जगत पर विजय प्राप्त की है। विजय का मतलब अपने अनुसार कृषि कार्य करना और अपने अनुसार ही पशुओं को पालना। कृषि के अंतर्गत मैदानी भागों में कृषि सीढ़ीदार बना कर की जाती है क्या? नहीं की जाती। तो इसी प्रकार से पशुओं के बारे में बताया था मैंने कि पशु भी अलग अलग क्षेत्रों में पाले जाते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने इन पर विजय प्राप्त की है और अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि कार्य किया है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पशुओं को पाला है। उसके बाद है भूमि का विनाशकारी उपयोग। जीन ब्रंस महोदय ने इस वर्ग के अंतर्गत 2 आवश्यक तथ्यों को शामिल किया है, जिसके अंतर्गत पहला है खनिज पदार्थों का शोषण और दूसरा है पौधों तथा पशुओं का विनाश। तो सबसे पहला है खनिजों का शोषण। खनिज पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनका स्वामी कोई नहीं होता है, तो मनुष्य उनका अपनी आवश्यकता के अनुसार अंधाधुंध तरीके से उपयोग में लेता है। और जहाँ तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मनुष्य खदानों को उतनी गहराई तक खोदता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं और मनुष्य खनिज पदार्थों का अपनी आवश्यकता के अनुसार खनन ना करके अति आवश्यक दोहन करता है, अर्थात
जितनी ज़रूरत है उतना ना करके उसके अलावा भी वह मनुष्य खनिज पदार्थों का दोहन करता जाता है अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए सतत विकास के रूप में कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए खनिज पदार्थों का संरक्षण करना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक अभी खनिज पदार्थों का शोषण करेंगे तो आने वाली जो हमारी मानव जाति होगी उसके लिए खनिज पदार्थ नहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से मनुष्य को खनिजों का अंधाधुंध तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता हो उतना ही मनुष्य को खनिजों का दोहन करना चाहिए। और दूसरा है पौधों तथा पशुओं का विनाश। पौधों का विनाश मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर इत्यादि बनाने के लिए जंगलों का विनाश कर रहा है, पेड़ों को निरंतर काट रहा है। वो इसका दूसरा पहलू नहीं समझ रहा है कि पेड़ पौधे जंगलों के समाप्त होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म लेंगी, जैसे वर्षा की अनिश्चितता, बाढ़, मिट्टी का कटाव और भी इसके अलावा समस्याएं इसके जनित होंगी। लेकिन मनुष्य इन सभी समस्याओं को जानते हुए भी पौधों का विनाश कर रहा है निरंतर रूप से। इसी प्रकार से पशुओं का विनाश, मनुष्य पशुओं के विनाश के तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो लोग मांसाहारी होते हैं वो पशुओं का विनाश करते हैं। संक्षेप रूप में कहा जाए तो मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया है। जीन ब्रुन्स महोदय ने इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है। रोवर इकोनॉमी, लुटेरी अर्थव्यवस्था मतलब कि जिसका कोई स्वामी नहीं है और मनुष्य अपनी लालच के अनुसार जितना हो सके उतना इसे लूटने की कोशिश कर रहा है। तभी जीन ब्रुन्स महोदय ने इस प्रकार के खनिजों के शोषण या अंधाधुंध तरीके से उनके खनन को लुटेरी अर्थव्यवस्था नाम दिया है। इसके अंतर्गत ब्रुन्स महोदय ने विशेष रूप से खनन कार्य को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया है। अर्थात जो भूमि का विनाशकारी उपयोग है उसके अंतर्गत खनन कार्य को जीन ब्रुन्स महोदय ने प्रमुख रूप से शामिल किया है, क्योंकि खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों के द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु मनुष्य ने जहाँ भी खनिज प्राप्त हुए हैं वहाँ भूमि को खोदकर गहरी खानों का निर्माण किया है, जिसके कारण उस जगह की या उस क्षेत्र की बहुत सी भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी हो गई है, या ये कहें कि खनिज कार्य करने से उस स्थान की भूमि अन्य कार्य के लिए अनुपयोगी हो गई है। अतः जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों में मानव के सांस्कृतिक तथ्यों को सम्मिलित किया है तथा इन्हीं की प्रमुखता अपने इस अध्ययन में। इस प्रकार जीन ब्रुन्स महोदय ने सभ्यता के विकास एवं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर अपने मानव भूगोल के तथ्यों का अध्ययन किया है तथा इन्हीं दो प्रमुख आधारों पर जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख उपविभागों में, जिनमें से पहला मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, दूसरा जंतु जगत एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, तीसरा भूमि का विनाशकारी उपयोग, ये इसके 3 प्रमुख भाग। इसके अलावा 6 उपविभाग थे, जिसके अंतर्गत हमने जाना पहला था मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, ये प्रमुख उपविभाग था। इसके अंतर्गत 2 उपविभाग थे, भवन निर्माण एवं सड़क मार्ग निर्माण। इसी प्रकार जंतु जगत एवं वनस्पति जगत के अंतर्गत भी 2 उपविभाग थे, जिसमें कृषि कार्य एवं पशुपालन। इसके अलावा तीसरा जो भूमि का विनाशकारी उपयोग था, इसके अंतर्गत भी 2 उपविभाग थे, जिनमें पहला था खनिजों का शोषण और दूसरा था
पौधों तथा पशुओं का विनाश। इस प्रकार से जीन ब्रन्स महोदय ने